नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों, इसको आप बिल्कुल अपना पक्का कर लीजिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट आपको देना चाहूँगा कि ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। कि ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है। दोस्तों, मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो दोस्तों, आने वाली मुश्किलों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अपने आप में सुधार करते रहना है, ठीक है? और एक दिन आपको निखरना है, ठीक है? आपको बिखरना नहीं है। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर हम आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, जो ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सकें और आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम टॉप 100 एमसीक्यू फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें टॉप 100 एमसीक्यू देखने हैं और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि हम डिटेल में जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आपसे थोड़ी सी सपोर्ट की हम उम्मीद करते हैं। अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम इस चीज़ को आप भेजें ज़रूर और उसे देखने के लिए ज़रूर कहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है या किसने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 2, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन प्रस्ताव, योजना माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की जो संविधान सभा थी उसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी बंगाल में, वह किसके द्वारा बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1784 में। विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर जेम्स मैकिन्टॉश? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 5, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राधा कृष्णन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। लाइफ डिवाइन पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि किसे सबसे पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन या फिर सीवी रमन? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? यानी कि जो वंदे मातरम गीत है ये कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है आनंद मठ, गोदान, चित्रा या फिर डाकघर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। हमारा जो पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था?
एंटोनी रेमंड, रॉबर्ट टॉरसेल, एडवर्ड लुटियंस या फिर हर्बर्ट बेकर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस। ये सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा। तो इस आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह कपाल कुंडला। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, बाकी की जो चित्रा है, द कोर्ट डांसर है और चित्रांगदा है, ये सभी के सभी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? लॉर्ड रीडिंग, मिंटो, कर्जन या एल्गिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग के काल में कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 13, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आर एफ चिलोस्म और एच इरविन, जी विटेट और स्विन फॉन जेबक, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। इसी था दिल्ली शहर के रूपांकन में, ये इन्हीं को शामिल किया गया था। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? देखिए प्रश्न है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का तो राष्ट्रीय ध्वज था वह पिंकली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचनाकार हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि हमारी वीडियो मिनिमम 30 मिनट में खत्म हो जाए। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो चित्रा उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, चित्रा, चित्रांगदा ये सभी के सभी उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी ने प्रेम पचीसी को लिखा था। सुधित पाषाण के रचयिता कौन है? यानी कि हंगरी स्टोन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हंगरी स्टोन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्त के पास कम से कम शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक एक पुस्तक है जो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन यहीं पर गाया गया था। तो कहाँ गाया गया था? लखनऊ, मुंबई, साबरमती या कोलकाता? तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही है। 1911 में सबसे पहले जनगण मन यहीं पर गाया गया था। 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया गया था? तो ये आपको सभी को मालूम होगा, भारत का जो पहला समाचार पत्र था जेम्स ऑगस्टस हिक के द्वारा शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री है, इसके पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया।
पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस है, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी जाती है? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईसीएस, भारतीय नागरिक सेवा या फिर कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। इस्पात का चौखट आईसीएस यानी कि जो भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ये आपको भलीभांति मालूम होगा। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो जो सैडलर आयोग है देखिए, इसका संबंध राजस्व से था, प्रशासन थे, पुलिस प्रशासन से, न्याय से या फिर शिक्षा से। सैडलर आयोग का जो प्रशासन का संबंध था वह शिक्षा से था। प्रश्न नंबर 29, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ठीक है, जो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी वह कब से लागू हुई थी? आपके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 30, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? जो खिलाफत आंदोलन है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अली बंधुओं ने। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे ही सिविल सेवाओं का पिता कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रश्न नंबर 32, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? हरीशचंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या फिर गिरीश चंद्र घोष। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। यह अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उस समय इस पत्रिका को रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 33, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी कि दोस्तों देखिए, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें दो तरह के गुट थे, एक नरम दल और एक गरम दल। यानी कि नरम दल को उदारवादी भी कहा जाता था। तो यही पूछा गया है कि उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन करता था? तो वह था लीडर, एक समाचार पत्र था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। प्रश्न नंबर 34, झंडा गीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर या श्यामलाल गुप्त पार्षद। किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसने ही झंडा गीत लिखा था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। यानी कि जो नागरिक सेवा थी उसमें प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली होगी, इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे 1853 में स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? आपके ऑप्शन है 1786 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर एक्ट या फिर 1793 का चार्टर एक्ट। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 का जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 37, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं ताराचंद गंगोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वर्ण कुमारी
या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? देखिए क्या कहा गया है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद की हम बात कर रहे हैं, पहली बात नहीं कर रहे। 1947 के बाद किस महिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, अरुणा आसफ अली, यही बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरुणा आसफ अली ने 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों ये आपको मालूम होगा कि जो वंदे मातरम गीत है यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। चलिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936, 1933, 1930 या फिर 1937? तो ऑप्शन नंबर जो एक है वही आपका सही हो जाएगा। 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए दोस्तों, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था यह लिटन के द्वारा शुरू किया गया था, मगर रिपन के द्वारा इसे खत्म किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया था तारकनाथ दास ने। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और वैलेंटाइन सिरोल या दादा भाई नौरोजी? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के जनक माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सी आर रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्ले, सी बी रामन पिल्ले या सी एन मुदालियर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले, स्वदेश वाहिनी के लेखक हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आधुनिक भारत लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आधुनिक भारत की जानकारी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा? ठीक है, किस भाषा में उसे नहीं छापा जाता था? उर्दू, तमिल, अंग्रेजी या फिर गुजराती? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? देखिए हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। सैडलर आयोग भी शिक्षा को लेकर ही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 47, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 99 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? हेस्टिंग, एडम्स, वेलेजली? तो जो वेलेजली थे इन्होंने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन या फिर हड़प नीति?
तो दोस्तों इन सब में सबसे बाद में बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और भारतीय संविधान। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके जो सर्वप्रथम जज बनाए गए थे वो इलिसा इम्पे, ठीक है, इलिसा इम्पे, इसे आप एलिसा भी बोल सकते हैं, एलिसा इम्पे, ये इसके जज बनाए गए थे। और 3 अन्य जज थे, हाइड, लिसेटर और चैम्बर, यह 3 अन्य जज इसके बनाए गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 50 प्रश्न हमने समाप्त कर लिए हैं, बाकी के 50 प्रश्न अभी हमें और करने हैं, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन कर रहा था और उस समय उन्हें जेल जाना पड़ा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हें सबसे प्रथम जेल जाना हुआ था, किस लिए? अपने पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। प्रश्न नंबर 52, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, और सॉरी ये अंतिम गवर्नर जनरल है, ये भी आपको याद रखना है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यह स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और एक भारतीय था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, यह आपको मालूम होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज BHU के नाम से जाना जाता है, उसके संस्थापक थे गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा BHU की स्थापना की गई थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के जो लेखक हैं वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। प्रश्न नंबर 56, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अमीर अली, या सैयद अली खान। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह सर सैयद अहमद खान। इन्हें मुस्लिम शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, या फिर रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में उल्लेख किया गया है इस विद्रोह का। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और वीर सावरकर। तो जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, यह स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा है। तो देखिए, एक साइड लेखक दिया गया है और एक साइड उसकी भाषा दे रखी है। गोविंद त्र्यंबक देशपांडे, ये मराठी है, बिल्कुल सही है। ताराशंकर जोशी, ये गुजराती है, ये भी सही है। और सुब्रमण्यम भारती, ये तमिल है, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राव, ठीक है दोस्तों, यही आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एक सेकंड,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो किसका आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो आधार थी वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी। प्रश्न नंबर 61, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर राजगोपालचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही हमारा जो विभाजन को टालने का जो अवसर था वह समाप्त हो गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? द्विसदनीय विधानमंडल ये विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी विशेषता थी, एक अखिल भारतीय संघ होगा ये भी विशेषता थी। लेकिन केंद्र के साथ अब एक ही बचा है हमारा ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है यही विशेषता नहीं होगी। दोस्तों आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को वहां पर कर सकते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था यह सबसे कम समय तक चला था। प्रश्न नंबर 64, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या हेस्टिंग्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? यानी कि किसने कैबिनेट मिशन योजना को अपनाया था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सरदार पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, 100 के 100 प्रश्न आपको सुन के जाने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से, सती प्रथा की समाप्ति से, सेना के सुधार से, या फिर अंग्रेजी शिक्षा थे? तो जो लॉर्ड मैकाले थे यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो जो सुबह आजादी नामक कविता लिखी गई है यह है, एक सेकंड, फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? फैज अहमद फैज। कौन सी कविता? सुबह आजादी, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 69, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई है 1857 में। दोस्तों पूछे गए प्रश्न है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आपको जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था 1861 का, ये देखिए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसे भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था इस एक्ट ने। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? यानी कि ब्रिटेन में किसकी सत्ता थी? तो उस समय ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार थी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। 1896। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय
किसे जाता है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैटकॉफ। और चार्ल्स मैटकॉफ को ही प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। इन तीनों जगह 1861 में ही एक एक उच्च न्यायालय बनाया गया था। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफीक जकारिया या लैरी कॉलिंस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन, यही इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी प्रांतीय स्वायत्तता भी एक अखिल भारतीय संघ होगा, ये भी इसकी विशेषता थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो ये प्रश्न पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है ऑप्शन नंबर जो इसका ये सी है, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये सबसे कम समय तक चला था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये शायद प्रश्न 2-3 हमारे रिपीट हो चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रफीक जकारिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहला प्रश्न भी हमारा यही था। ये देखिए, द मैन डिवाइडेड इंडिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो भारत में सबसे पहले चंपारण में की। यदि विश्व की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी गए हुए थे तो वहीं पर शुरू की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो जो सॉन्डर्स जो हत्याकांड था वह इसके संबंध में पूछा गया है कि सॉन्डर्स की हत्या किसकी गोली से हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त या फिर भगत सिंह। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह की गोली से सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट दो, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है और ये भी मेरा एक नारा है। तो कृपया आप मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसमें से जो ऑप्शन मैसूर, पटियाला, हैदराबाद या फिर कश्मीर। तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद को पुलिस या सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। एक था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ में जनमत संग्रह किया गया था। ठीक है, और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? अभी हम आपसे बता चुके हैं, यह जो नारा था यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर से, विपिन चंद्र पॉल से, चित्तरंजन दास या फिर B.R. अम्बेडकर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास से। देशबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, तो ये इनकी उपाधि है देशबंधु। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1941, 1946, 1940 या फिर 1942। तो जो कांग्रेस है इसने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1942 में पारित किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 पर।
दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कम से कम एटलीस्ट अपने एक दोस्त के पास तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो ये कब दिया था? 1943, 1944, 1942 या 1945? तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, गांधी जी की अस्वस्थता होने के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या फिर चोरा चोरी की घटना हुई थी इसके कारण? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है, चोरा चोरी की घटना हुई थी 1922 में। ठीक है, इसमें जो कुछ पुलिस वाले थे उन्हें अंदर ही वही थाने में ही आग लगाकर जला दिया गया था। तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, एक यूपीएससी के मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि जो असहयोग आंदोलन की घटना थी, जो असहयोग आंदोलन था, इसे बंद कर दिया गया, क्या ये सही था? तो दोस्तों, गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो आंदोलन है वह हिंसक रूप ले। इसी वजह से जैसे ही लोगों ने वहां पर थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया, उसके बाद यह आंदोलन हिंसक ना हो, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था और अपना जो ध्यान था वह देश के जो संरचनात्मक कार्य है उनमें लगाया था। प्रश्न नंबर 90, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये आपको पता है, जो अमृतसर है इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, जब महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक तोड़ने के लिए निकले थे। ठीक है, नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो दोस्तों ये बात आपको भली भांति पता होगी कि 1919 का जो रॉलेक्ट एक्ट था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, इसे काला कानून या बिना वकील बिना दलील का कानून भी इसे ही कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को पकड़कर, ठीक है, उसे नजरबंद कर दिया जाता था इस कानून के तहत। प्रश्न नंबर 93, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर रोलेक्ट आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर ए यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? ये देखिए, इसने स्वतंत्र भारत के पूछा है तो कौन होगा? लॉर्ड माउंट बेटन। यदि वो पूछता भारतीय तो फिर आप कौन हो जाता? सिराज गोपालचारी। और उसने पूछा कौन थे तो फिर पहले तो ये थे लॉर्ड माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत के। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम या फिर 1909 का अधिनियम? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? बरकतुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है रामप्रसाद बिस्मिल। यह काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। दोस्तों अभी अभी करंट में सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ आपको डकैती नहीं मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा एक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। यह आपको पता होना चाहिए, करंट का प्रश्न है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न बनता है नियुक्ति कब हुई थी, और एक प्रश्न बनता है ये भारत में कब आया। दोनों अलग अलग है। यदि बात करें नियुक्ति की तो 1927 आंसर होगा। यदि बात करें भारत में कब आया तो 1928 आंसर होगा। आपको दोनों की दोनों तारीख याद करनी है। जनरल माइक ओ डायर, ठीक है, की हत्या किसने की? तो
नाथुराम गोडसे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या उधम सिंह? तो इसका जो उधम सिंह है, इसने माइक ओडायर की हत्या की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय असहयोग, ये असहयोग है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया उस समय भारत में लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें और अपने एक दोस्त के पास वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग शेयर करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है, आप हमें मोटिवेट करते हैं या फिर आप हमें डिमोटिवेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।